डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय बजट से सीएम धामी को है काफी उम्मीदें। सीएम ने कहा आम बजट में राज्य के लिए काफी कुछ होगा। सीमांत जनपदों के विकास पर हो सकता है जोर। सीएम धामी का विकास पर बड़ा बयान। कहा डबल इंजन से उत्तराखंड विकास पकड़ेगी रफ्तार। पूंजीगत निवेश को मिले 1800 करोड़। आईटी, स्वास्थ्य सेवा, हवाई सेवा की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ी। देहरादून में कश्मीरी युवकों से मारपीट मामले में सीएम धामी ने अख्तियार किया सख्त रुख। कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जंगली जानवर उत्तराखंड में छोड़ने के आरोपों के बाद सवालों में घिरे पूर्व सीएम हरीश रावत। राज्य सरकार और वन विभाग अधिकारियों ने किया आरोपों का खंडन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, रेलवे, आईटी, स्वास्थ्य सेवा और हवाई सेवा की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं। उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में आ रहे अवरोधों को राज्य और केंद्र सरकार दूर करने के प्रयास करने में जुटी हुई है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26 के तहत उत्तराखंड के लिए 734 करोड़ की अतिरिक्त ऋण राशि और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस दोहरी सौगात के साथ चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को दी गई कुल सहायता अब 1806 करोड़ पर पहुंच गई है। कश्मीरी युवकों से मारपीट मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सीएम धामी ने बताया। राजधानी के विकासनगर क्षेत्र में कश्मीरी युवकों के साथ हुई मारपीट प्रकरण में जम्मू कश्मीर के युवक पर हुई मारपीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में सभी का स्वागत है। साथ ही कोई भी गलत करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उत्तराखंड के अंदर कोई भी कहीं से भी कोई तीर्थयात्री आए, श्रद्धालु आए, किसी अन्य काम से आए, व्यापार के काम से आए, उसकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहती है। और एक प्रकरण आया था और उसमें मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी और उससे पहले ही हमारी पुलिस उस पर पूरी कार्रवाई कर चुकी थी। जो भी जिन्होंने भी ये मारपीट की थी उनके साथ पुलिस ने सभी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। और सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतिम दिन नेपाल सीमा से लगे दुर्गम एवं सीमावर्ती क्षेत्र मंडलक में भव्य जन सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मंडलक, गुरेली, चामा, मचपीपल, बगोटी, लेटी, कंटुकरा, बडम, गुडमांगल, रोल धौन सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने पहली बार शिविर का लाभ उठाया। भीड़ अधिक होने के कारण रामलीला मैदान में स्थान कम पड़ गया, जिस पर प्रशासन ने 2 स्थानों पर शिविर लगाकर व्यवस्थाएं की। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का जिलाधिकारी मनीष कुमार से पहली बार सीधा संवाद हुआ। जिलाधिकारी की सादगी, सहज व्यवहार और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता ने लोगों का दिल जीत लिया।
जिससे ग्रामीण खुलकर अपनी समस्याएं रख सके। शिविर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन के पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं से जोड़ा गया। जिलाधिकारी ने दूरस्थ क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखते हुए शिविर में 88 विभिन्न प्रमाण पत्र जारी किए और 269 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। ग्रामीणों ने पेयजल, चमलेश्वर लिफ्ट पेयजल योजना, एलोपैथिक चिकित्सालय, नेटवर्क कनेक्टिविटी, खेल मैदान, पीएम आवास, एटीएम सुविधा, जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा और जीआईसी तक सड़क मार्ग निर्माण जैसी समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविर में आयुर्वेदिक, एलोपैथिक व होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। जिलाधिकारी ने कई जरूरतमंद गरीबों को कंबल ओढ़ाकर ठंड से राहत भी प्रदान की। नोडल अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र लाल शाह ने बताया कि शिविर में 106 लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, जिनमें से 67 का तत्काल निस्तारण किया गया। शेष मामलों के समाधान के लिए जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध लक्ष्मण रेखा तय की गई है। 2 दर्जन से अधिक विभागों के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर समस्याओं के निस्तारण में योगदान दिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों से कहा कि दूरस्थ क्षेत्र के सीधे साधे लोगों की सेवा ही असली नारायण सेवा है। यदि अधिकारी गंभीरता से समस्याओं का समाधान करें तो ग्रामीणों को बार बार जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिविर का निरीक्षण कर जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। दीपक जोशी, ग्राम मानाठुंगा, दिगाली चौड़ से। और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो विगत 1 माह से जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें आज यह कार्यक्रम डुमडा की न्याय पंचायत में न्याय पंचायत स्तर पर चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों में 24 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। और बड़े सौभाग्य का विषय हमारे लिए जो हमारे इतने ऊर्जावान जिलाधिकारी इस चंपावत जिले को मिले हुए हैं। आपके द्वारा सभी समस्याओं का त्वरित निदान, यहाँ पर लंबित पड़ी समस्या का निदान किया जा रहा है। हम सभी जिला प्रशासन को और इस कार्य में अग्रणी पूरी उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीते दिनों अन्य प्रदेशों से जंगली जानवर उत्तराखंड में छोड़ने का आरोप लगाया था, जिसका राज्य सरकार और वन विभाग के अधिकारियों ने खंडन किया है, जिससे हरीश रावत ही अपने सवालों के घेरे में आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सोशल मीडिया में पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश से लंगूर, बंदर और भालू पकड़कर उत्तराखंड के जंगलों में छोड़े जा रहे हैं, जिससे ये सवाल उठने लगे कि क्या उत्तराखंड के जंगलों के इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसका नतीजा मानव जीव संघर्ष में बढ़ोतरी होने से आम जनता को हो रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुझे उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ चिंताजनक और अजीब सी जानकारी मिली। उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त हुए एक अधिकारी ने बातचीत के दौरान बताया कि उत्तराखंड के भीतर उत्तर प्रदेश से लंगूर, बंदर और भालू पकड़कर जंगलों में छोड़े जा रहे हैं। ऐसे जानवरों को उत्तराखंड में दिखाई दे रहे हैं जो सामान्य तौर पर वहां नहीं पाए जाते। इसी तरह भालू भी भारी भरकम, लंबे अथवा छोटे बालों वाले ऐसे देखे जा रहे हैं जो उत्तराखंड की प्राकृतिक प्रजाति से भिन्न प्रतीत होते हैं। उत्तराखंड में सामान्य छोटे कद के और घने बालों वाले भालू पाए जाते हैं। ये मुझे पहले भी इसकी हमने 2015-16 में बहुत चेक पॉइंट बनाए थे, जिससे उस समय केवल बंदर, लंगूर और ये आवारा पशु यहाँ डाले जाते थे, भेजे जाते थे। अलग अलग म्यूनिसिपल एरियाज़ के अंदर से लोग ट्रकों से यहाँ डाल देते थे, यहाँ के जंगलों में डाल देते थे। और हमने जब विजिलेंस रखी तो उससे जो है नियंत्रण में आए, बंदरों की और लंगूरों की संख्या आदि जो है नियंत्रण में आई। मगर इधर ये संख्या बड़ी है और भालू जिस आकार के हैं, सामान्यतः उत्तराखंड के गाँव में इस आकार के भालू नहीं होते। पर्वतीय क्षेत्रों के भालुओं के बाल बड़े होते हैं, इनके बाल बहुत छोटे हैं और ये हिंसक स्वभाव के हैं। जो हिंसक स्वभाव जो है भालू नहीं तो जानवरों पर अटैक नहीं करता था, ये जानवरों पर भी अटैक कर रहे हैं जो है। तो एक
दूसरा जो है ऐसा लग रहा है कि भालू भी और बंदर और लंगूर जो है बड़ी संख्या में यहाँ फिर जो है बाहर से आ रहे हैं और यहाँ के जंगलों में छोड़े जा रहे हैं। उससे यहाँ के लोगों की आजीविका पर और यहाँ के लोगों के जीवन पर बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ खबर है? हरीश रावत ने जो बड़ा बयान दिया है इस पर। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि हरीश रावत ने जो है ट्वीट करके इस बयान को जारी किया था और उनका कहना था कि जो बाहरी राज्य हैं, खासतौर पर यूपी से, वहां से जो है इस तरह के जो जानवर हैं, खासतौर पर भालू की बात करें या फिर बंदरों की बात करें, उनको बाहरी राज्यों से लेकर जो है उत्तराखंड के जंगलों में छोड़ा जा रहा है, जहाँ से जिस वजह से जो है यहाँ पर जो आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं जानवरों के, खासतौर पर जो ये मानव जीव वन्य जीव संघर्ष की बात भी चल रही है, तो वो उस वजह से हो रही है। हालांकि वन विभाग ने भी इसका खंडन किया है। वन विभाग का साफ तौर पर कहना है कि ये जो जानवर हैं, इनको किसी बॉर्डर लाइन का ज्ञान तो नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हो सकता है कि इक्का दुक्का कोई जानवर जो है वो इस तरह से उत्तराखंड के भीतर प्रवेश कर गया हो, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि वहां से दूसरे राज्यों से लाकर इन जानवरों को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने भी इसको आहत्यपद बताया और कहा है कि अभी जो 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है, तो इस वजह से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक तमाम जानकारी के लिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देशन में BLO आउटरीच अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद स्थापित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पहले चरण में प्रदेश के 75% मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में BLO, ERO सहित पूरी इलेक्शन मशीनरी ने बेहद उत्साहपूर्वक तरीके से 75% मतदाताओं की मैपिंग की है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि BLO आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से की जा रही है। इस अभियान में प्रदेश के युवा एवं महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस रहेगा। आउटरीच अभियान के दूसरे चरण को 15 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस स्थिति में महिला के मैके के विवरण को मैप किया जाएगा, उनके माता पिता का विवरण को मैप किया जाएगा और ऐसी महिलाओं को एज ए प्रोजेनी के रूप में मैपिंग का कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार जो युवा मतदाता है, जो 2003 में सूची में नाम नहीं शामिल था लेकिन उनके माता पिता का नाम शामिल था, उन युवा वर्ग के मतदाताओं को भी एज ए प्रोजेनी मैपिंग की कार्रवाई BLO ऐप के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। इसी के साथ में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे राज्यों में हमने एक अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में बूथ लेवल एजेंट नामित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से अनुरोध किया था। वर्तमान स्थिति के अनुसार 12,070 बूथ लेवल एजेंट विभिन्न पार्टियों ने नामित कर दिए हैं। इसमें सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5,900 नामित किया गया है। उसके उपरांत सेकंड क्रमांक पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा 5,800 BLAs का नामित करने की कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी एक माह के अंत तक जो है सभी BLAs की नामित करने की कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। थैंक यू। अगली खबर, रुद्रपुर में स्कूल के छात्र के साथ हुई मारपीट के विरोध में स्कूली बच्चों ने साहसिक कदम उठाते हुए स्कूल गेट के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया। ये पूरा मामला इंदिरा कॉलोनी रुद्रपुर स्थित कृष्ण इंटर कॉलेज का है, जहां इंटर कॉलेज के मुख्य गेट के सामने छात्र अन्याय के विरोध में एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। बच्चों के इस अनुशासित और लोकतांत्रिक विरोध ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। छात्रों के इस आंदोलन को समाज के विभिन्न वर्गों का भरपूर समर्थन मिला। धरना स्थल पर डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी और समाज सेवी बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा विशेष रूप से मौजूद रहे और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। धरने का स्पष्ट संदेश था कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय, उत्पीड़न या हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों की एकजुटता और शांतिपूर्ण विरोध के आगे प्रशासन और स्कूल प्रबंधन को झुकना पड़ा।
प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन ने छात्रों की सभी मांगों को स्वीकार करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। पूरे घटनाक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रही। इस अवसर पर समाजसेवी मोहित चोपड़ा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अन्याय के खिलाफ उठी हर सही आवाज के साथ वे हमेशा खड़े रहेंगे। ये धरना न केवल छात्रों की जागरूकता का प्रतीक बना, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश छोड़ गया। दिनेशपुर जाफपुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां आनंद खेड़ा के पुल के पास सवारियों से भरे टेम्पो और सामने से आ रही कैंटर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कई यात्री और स्कूली बच्चे घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार कैंटर ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और यात्री सड़क पर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकालकर निजी वाहनों से दिनेशपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अगर बात की जाए सड़क सुरक्षा और स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा पर सवाल खड़े करता है। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। खुद को तांत्रिक बताकर पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी सूरज पवार की मां के साथ लगभग 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात कोडरा धमका कर अंजाम दिया गया और आरोपी कान के टॉप्स, बाली, गले की चेन और 1100 रुपए लेकर फरार हो गया। इस घटनाक्रम के बाद सूरज पवार की मां ने 3 आरोपियों के खिलाफ पटेल नगर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूरज पवार की मां पूनम पवार वन विभाग में कार्यरत हैं और इस वारदात के दौरान वह अपने दफ्तर की ओर जा रही थी। इसी बीच 3 अज्ञात लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनका नाम पता पूछने लगे। इसके बाद उनमें से एक व्यक्ति ने पूनम पवार को तंत्र मंत्र की जानकारी होने की बात कहते हुए उनके सामने एक पेपर पर थूकते हुए आग लगाकर भी दिखा दी, जिसमें पूनम पवार तीनों आरोपियों की बातों में आ गई। तंत्र मंत्र करने की बात कहते हुए तीनों आरोपियों ने पूनम पवार के कान के टॉप्स, बाली, गले की चेन और 1100 रुपए नगद अपने पास रखवा लिए। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।